교육받은 여성들뿐만 아니라 남성 위주의 사회에서 소외되었던 가난하고 못 배운 여성들도 목소리를 높이고 있습니다. गुलाबी गैंग कहाँ है तो यहीं घर लेके आप आओ आगे किसी से पता कर लीजिए क्योंकि हम परिचित नहीं हम रहने वाले तर्रा के हैं अभी 1 किलोमीटर है बैरियल में। हाँ बताएं पुल मिलेगा यहाँ से। 지금 취재팀은 최하층 계급 여성의 권익을 위해 싸우는 인도에서 가장 유명한 여성 단체 굴라비 갱을 찾아가는 중입니다. 그 명성에 비해 사무실은 평범한 시골 가게의 모습이었습니다. 안으로 들어가자 생각보다 큰 내부 공간이 나오고 이어 굴라비 갱의 대표인 삼파트 씨가 취재팀을 맞아줍니다. नमस्ते ये नॉर्वे की है नॉर्वे मेरी फिल्म जो रिलीज हुई थी गुलाबी गैंग की तो नॉर्वे में हुई थी डॉक्यूमेंट्री फिल्म हाँ उसमें मैं जीती थी 분홍색을 뜻하는 굴라비와 반사회적 모임을 의미하는 갱이 결합된 굴라비 갱은 세계적인 명성을 얻고 있습니다. 그 이유는 선민 출신인 삼파트 씨와 최하층 계급 여성들이 권력을 가진 남성들과 부패한 관리에 맞서 용감한 싸움을 벌이고 있기 때문입니다. 삼파트 씨와 굴라비 갱이 하는 일은 아직도 만연한 최하층 여성에 대한 성폭력에 저항하여 가해자들을 고발하고 은폐자들을 드러내고 피해자들을 보호하는 일입니다. तो 3 गुंडे आए और इसका पकड़ के ऐसे हाथ उठा के और ले गए तो फिर इसको तीसरे दिन लड़की को ले आए थाने पुलिस ले आई थाने और थाने में बैठाए रहे तो फिर खैर उस दिन ये लड़की नहीं बोली फिर इनके माँ बाप को बुलाया फिर इसका मेडिकल को भेजा मेडिकल नहीं पुलिस कराई इसके 164 के जो जज बयान लेता है उसमें इसको धमकी दे दी थी तो ये लड़की बयान वयान नहीं दी डरी थी कि मैं अपने मन से गई जब ये लड़की के हमने ये सुना तो फिर मैंने पुलिस के ऊपर दबाव डाला. 최하층 계급 소녀에 대한 성폭행은 이곳에서 수없이 발생하는 사건입니다. 굴라비 갱은 사건에 무심한 경찰들 그리고 가해자와 유착된 경찰들에게 경고와 항의를 하고 혹시 있을지 모를 가해자의 보복으로부터 소녀를 보호합니다. 이 소녀는 굴라비 갱의 도움으로 이곳에 머물며 가해자를 고소한 상태입니다. क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे केस में तुम्हें न्याय मिलेगा? हाँ हमें लगता है कि हमारे केस में न्याय मिलेगा जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक मान लो मुकदमा करेंगे हमें न्याय मिलना चाहिए. 굴라비 갱의 리더 삼파트 씨가 제보 전화를 받았습니다. लेकिन तुम खाना खा के जाए ठीक है हमारी गाड़ी की चक्कर में ना रहो. 마치 신고를 받은 경찰이 현장에 출동하듯 삼파트 씨는 늘 이렇게 사람들을 만나러 갑니다. वो सेम टू यही घटना हुई है दो गुंडे ने उस लड़की को उठा ले गए थे और वो उस बंदे वो लड़की की 13 साल उम्र है और जो उसको ले गया था ठाकुर दबंग वो है 45 साल का. हाँ घर हाँ माँ बेटी दोनों आई थी. 차를 타고 30분 남짓 달려 반다시를 벗어나자 हाँ 굴라비 갱에게 도움을 청했던 사람들이 그녀를 기다리고 있습니다. भैया नमस्ते भैया नमस्ते 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 आ गए ठीक 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 भैया नमस्ते एक आदमी मेरे साथ जाएगा लड़की का पिता कौन है आप हो ना तो चलिए हमारे साथ बैठो आजा 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 चल तुम पीछे बैठ लेना. 이제 13살이 된 소녀는 गाड़ी का 며칠 전 당한 사고의 여파 때문인지 두려움에 떨며 경계를 늦추지 않고 있습니다.
अरे सुनो, तुम पहले वो हरियाणा लिखो। अरे वो 긴장하는 것은 아버지도 마찬가지입니다. 정말 도움을 받을 수 있을지, 행여 신고했다고 보복을 당하지 않을지 하는 두려움 때문입니다. रास्ते में एक जगह चाय पी आई थी, अच्छा तो ये हमको नींद आने लगी थी, ले गए दिल्ली। अच्छा, ये दिल्ली में रहे और कहे में से गई थी आप? पहले तो यहाँ से जंगल से पैदल आ गए थे, हाँ, बस में गए थे। फिर बस में तो बेटा तुमको बस में बता देना चाहिए लोगों से। पहले वहाँ पर खेत में मारा था, हाँ, तमंचा लगा दिया, तो को चिल्ला के मैं तुझको मार के भी तुम्हारे पापा जी के तुम्हारे चाचा जी को भी मार दूंगा। अच्छा, तो कह रहे थे कि अपने बाप से कह देना को वापस ले जा, मैं छोड़ूंगा नहीं। हाँ, कह दे रुक जाता है देता है। अभी दीदी दबाव बना रहा है कि कुछ पैसा ऐसा लेके। कह रहे ऐसा है, पैसे में मत बिक- अरे दीदी मेरी जान चली जाएगी, जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे दीदी, परिवार में जीने की हाँ, स्थिति में इतना नहीं ध्यान से कोई ले, नहीं। आरामी जेल जाएगा, सड़ जाएगा जेल में। जब दीदी आपने फोन किया था ना इसो के पास, तभी दीदी उसने फिर मैंने फोन किया एसपी को, एसओ को, सबको। हाँ, दीदी तभी लगाया है, और क्या, तभी लगाया दीदी, सब नहीं तो लगेगा आपकी- बात ही नहीं करते थे अरे ये दीदी। छोटी है, वो तो जेल में सड़ेगा। तो इसको बोल गया कि चुपचाप घर में घुस जाना तेरा पाप। तो दीदी ये रात भर खंडार में बैठी रही, ठंड बताओ, में। हमारे डर की। हमारे डर की दीदी। बाजू में एक कुआं है तो बोलती थी, मैं पहले सोची कि इसमें गिर जाऊं, अरे राम राम। लेकिन फिर ये बोली तो मैं उसमें तेरा बाप ही फंसता पागल। तो ये बोली मैं अपने मम्मी पापा को तो बता दूं कि देखा गया जो कुछ हो। हाँ, तभी ये नहीं नहीं, ऐसा कदम मत उठाना, तुझे न्याय मिलेगा और तुम्हारी शादी भी होगी। आप चिंता मत करना, सब हो जाएगा। तुम बिल्कुल, तुम चिंता न करो और तुम भी बहुत रोया न करो। 사연을 들은 삼파트 씨, 경찰에 전화를 겁니다. ये जो कोर्रा में घटना हुई थी ना उस लड़की की, तो मैं चाह रही हूँ कि उसको गिरफ्तार सर करिए, नहीं तो ये इनको, वो ठाकुर बिरादरी का देखो, यहाँ गुंडई में तो गरीब आदमी हर हमेशा डरता रहता है। 삼파트 씨와 피해자 부녀에게는 경찰서 말고도 또 갈 곳이 있습니다. 한 시간 전부터 이들 일행을 기다리고 있는 작은 마을의 굴라비갱 모임입니다. 굴라비갱은 핑크갱이라고도 하는데 모두들 이렇게 분홍색 사리를 입고 있습니다. 최하층 계급 여성들의 자발적인 모임인 이 핑크갱은 인도 전역에 모두 27만 명에 이릅니다. सब लोग बैठ जाओ आराम से। हमने पुलिस को फोन किया, खैर लड़की आ गई। अब देखिए वो अपराधी को वो जेल में भेज रहा है। हमारा मन ये है, खैर कोई बात नहीं है, अरे ना उसको बैठी रहने दो, वो सब जानती है। तो ये लड़की की हमें सब लोग की मदद करनी है कि उस बंदे को हमें जेल भेजना है, चाहे हम जिस हालत में भेजें। सब बहनों से निवेदन है, हमें चाहे एक एक रुपया चंदा करके और इस लड़की की लड़ाई लड़ना पड़े, इसलिए ये बेचारा गरीब है। मैं चाहती हूँ कि एक बार खड़ी होकर जोरदार नारा लगा दो, गुलाबी गैंग जिंदाबाद। हाँ, गुलाबी गैंग जिंदाबाद। घर की शक्ति नारी है, देश की शक्ति नारी है। नारी का सम्मान करें, नारी का सम्मान करोगे तभी देश मेरा। जो अधिकारी गुंडा है हाथ हमारे डंडा है, जो अधिकारी गुंडा है हाथ हमारे डंडा है, जो अधिकारी न्यायी है वही हमारा भाई है। काम करे तो बात करेंगे, नहीं तो जूता लात करेंगे। नहीं सहेंगे अत्याचार, नहीं सहेंगे अत्याचार, नहीं सहेंगे अत्याचार। 굴라비갱을 시작한 삼바트 씨는 이곳의 다른 여성들처럼 최하층 계급 달라트 출신입니다. लोग कहते हैं हमारा देश भारत पुरुष प्रधान है। इसके बाद हमारी 12 साल में शादी हो गई,
फिर मैं ससुराल आई। मैं 15 साल में माँ बन गई। मैं साथ शोषण तो हुआ। मेरे दिल में यही बात गुजरती थी कि मैं अब जो है मैं दूसरे के साथ नहीं होने दूंगी। मेरे अंदर ये भावना अंदर जगती थी। मैं जब मेरी सास कुछ खाने पीने में कि आगे उन्हें खाना चाहिए, बाद में तो मैं कहा ये परंपरा में हटाऊंगी। तो मैं खाना खाती थी। जब मेरी सास थाली खींच लेती थी तो मैं और ज़बरदस्ती खाती थी, डेली खाती थी। वो धीरे धीरे मेरे घर से परंपरा हटी। फिर मेरे गांव में कुछ लोग महिलाओं को मारते थे, तो मैं एक बार मैं लड़ गई थी, क्यों मारते हो? तो मैंने उससे लड़ गई थी। फिर एक बार 4-6 महिला बुला करके बहाने से उसकी धुनाई भी की थी। इसके बाद मेरा संगठन वहीं से शुरू हुआ। 산바트 씨는 이렇게 피해 소녀들과 함께 마을을 방문해서 이들이 겪었던 일을 얘기하고 도움을 호소하고 구호와 노래로 이들을 교육합니다. 지역의 가난한 사람들은 즉석에서 감화되어 가입 신청서를 씁니다. 이런 식으로 27만 명이 된 거죠. कैसे कोई परेशान करता है, कोई दिक्कत होती है ना, तो दीदी उसमें करके हम लोग वो करते हैं। 이제 산바트 씨의 마지막 일정이 남았습니다. 피해자의 집을 방문하는 것이죠. 아무 가진 것 없는 가난한 사람들에게도 중요하게 생각해야 할 것들이 있다고 산바트 씨는 충고합니다. अब रह गई बात, ये बच्ची है, अब ये बहुत नाजुक बच्ची है। मैं कह रही हूँ दर्द उसका हुआ है ना, तो आपको तो दर्द है नहीं। वो जो भी कुछ बोल रही है वो अपने बारे में सब जानती है, लेकिन अब ये है कि घर से अगर ये बाहर निकली होती, ज्यादा पढ़ी लिखी होती, तो ये तो रास्ते में ही उसको पकड़ा देती। हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन जागरूक होना बहुत जरूरी है औरतों का, अपने अधिकार को पाना, शिक्षा। 가난한 여성들의 자각, 경제 발전에 따른 의식 변화, 그리고 인도 정부의 노력으로 인해 인도 여성들의 삶은 바뀌고 있습니다. 중학교를 마친 여성들의 비율은 15년 사이 3배 가까이 늘었습니다. 대도시의 이혼 건수는 폭발적으로 증가하고 있습니다. 뭄바이 고등법원은 재혼하더라도 죽은 전 남편의 재산을 상속받을 수 있다고 판결했습니다. 부모에 의해 배우자가 선택되었던 과거의 관습도 흔들리고 있습니다. 이제 대도시에서는 자유연애가 일반화되고 있습니다. 아직도 결혼할 때 부모의 의견을 무시할 순 없지만 젊은 세대들은 얼굴도 못 보고 부모가 정해주는 사람과 결혼하는 옛 관습을 더 이상 받아들이지 않습니다. So basically, I think one should have the freedom to choose who they want to be with. I don't think, arranged marriages are the right thing. Again, because you're going to spend the rest of your life with that person. So I don't believe in arranged marriages. I think that's a very old concept these days. In urban areas, I guess it has been like women are educating themselves and they know. But now also in some rural areas, women don't know their rights. So I guess awareness have to be spread. 델리의 한 나이트클럽. 이곳에 생긴 지 그리 오래되지 않은 직업이 있습니다. 리샤는 델리 최초의 여자 바운서.
나이트클럽에 오는 여성 고객을 상대하는 경호원입니다. 그녀는 고등학교를 졸업하고 여러 일을 전전하다가 11년 전 바운서가 됐습니다. मेरा आर्मी में जाने का मन था तब मैंने आपकी मम्मी को जॉब नहीं करने दी मम्मी एलएलबी करने दी ना फर्स्ट ईयर था तो पापा ने बोला कि जब मैंने तेरी मम्मी को जॉब नहीं करने दी तो तुम क्या चीज़ हो तो तुम्हारा साथ दिया मैं ये नहीं कहूँगी कि अपने अब्बू के साथ बदतमीजी करो या फिर उनके साथ लड़ो या फिर आप ये बोलोगे कि भैया हमें जॉब करनी तो मैं नहीं तुम्हें ससुराल जाना फिर मैंने सोचा यार लड़कियों की वाकई में लाइफ बहुत पिछड़ी हुई है मतलब नीचे ही है लड़कियाँ क्या रोटी सब्जी बनाई खाना बनाया घर का काम किया यही लड़कियों की लाइफ है 지금 리샤는 부모뿐만 아니라 자매와 조카까지 부양하는 슈퍼 가장 노릇을 하고 있습니다. 딸은 시집 가면 애 낳고 시댁을 위해 산다고 생각했던 아버지로서는 상상도 못했던 상황이 온 겁니다. इंडिया में थी तब पापा का बिजनेस पूरा डूब गया वो अपना उसका इंटीरियर डिजाइनिंग का काम छोड़ के शेयर मार्केट में घुस गए पैसे उधार लिए लोन लिया उन्होंने ब्याज पे पैसे लिए सब लिए तो इतनी बड़ी मार्केट जो पापा दिखा रहे नीचे की सारी मार्केट बिक गई हमारी इसी चक्कर में 여동생과 함께 부모와 자매, 조카 등 총 8명의 아침 식사를 만드는 것으로 리샤의 하루는 시작됩니다. तुमने डिप्लोमा कब लिया तुमने? मुझे डिप्लोमा लिए 1 साल 2 साल हो गए सर 1 साल तो मैंने कोर्स किया 2 साल हो गए 1 साल में कोर्स करने हो गया डिप्लोमा किया मैंने 1 साल 1 साल पहले 2 साल पहले बेसिकली और तुम बाउंसिंग का कब से कर रही हो? 11 साल हो जाएंगे जुलाई 11 साल हो जाएंगे वो सबसे अच्छा कब है 엄마를 비롯한 집안의 여자들이 총 출동해서 식구들의 아침 식사를 만듭니다. 보수적인 인도 남자들이 생각하기엔 요리는 아직도 여자들의 일입니다. 리샤가 아버지와 나란히 앉아 밥을 먹는 것은 예전 같으면 상상할 수도 없었던 일입니다. 언제나 아버지가 먹고 난 후에야 밥을 먹을 수 있었으니까요. 이젠 온 식구를 먹여 살리는 딸의 능력을 아버지도 어느 정도 인정하게 된 셈입니다. 리샤는 7남매의 셋째입니다. 어려서부터 힘이 세고 운동을 잘해서 우리로 치면 육군 사관학교 최종 시험에 합격했습니다. 그런데 여자는 군인이 될 수 없다며 강하게 반대했던 아버지가 사관생도 유니폼을 불태워버리는 바람에 꿈을 접어야 했습니다. 이후 장사하며 옷도 팔고 이일저일 전전하다가 사관학교 합격생이라는 전력 덕택에 나이트클럽 경호원이 되었고 이젠 아버지를 포함한 온 가족을 먹여 살리고 있는 것이죠. 리샤가 부양하는 가족은 부모뿐만이 아닙니다. 부모 집 바로 옆에 방을 하나 얻어서 여동생과 조카들과 함께 살며 이들을 부양하고 있습니다. 여동생은 남편과 이혼하면서 다른 많은 인도 여성들처럼 먹고 살 길이 막막해졌던 거죠. क्योंकि 13 साल की उम्र में मेरे पापा ने उसकी शादी कर दी थी मैं 14 साल की थी मेरी मंगनी कर दी थी मेरी शादी होने वाली थी मैं 14 साल की थी मैं बीमार पड़ गई पता नहीं क्या भगवान की कृपा थी मैं इतनी बीमार पड़ी कि मेरी हालत इतनी ख़राब हुई कि मेरी शादी के लिए ना हो गया मेरी जगह छोटी सिस्टर को फंसा दिया पापा ने 13 साल की उम्र में उसकी शादी कर दी उसकी शादी हाँ उसकी शादी का मतलब ही नहीं पता शादी होती क्या वो अपने हस्बैंड से सास से बोल रही है मुझे मम्मी के पास जाना है तो उसको उसके हस्बैंड ने पहले मारा बहुत मारा तो 15 साल की उम्र में पहला बेटा हुआ 17 साल की उम्र में दूसरा बेटा हुआ 20 साल की उम्र में तीसरा बेटा हुआ तीसरा बेटा पेट में था तब एक्सीडेंट हो गया पानी पीना नहीं गुड गुड 리샤는 깜짝 놀랄 정도로 열심히 삽니다. 이 많은 식구들을 부양하면서 자신의 꿈도 포기하지 않았습니다.
리샤에게는 또 가야 할 곳이 있습니다. 섭씨 45도의 폭염을 뚫고 리사가 달려가는 곳은 며칠 전에 오픈한 작은 카페입니다. 리샤에게는 요리사로 성공하고 싶은 꿈이 있습니다. 그래서 1년 동안 요리를 배워 자격증을 땄고 그 꿈의 시작으로 가게를 연 것이죠. 꿈이 시작되는 곳답게 가게는 티끌 하나 없이 잘 정돈되어 있습니다. 여성들이 전통의 굴레에서 벗어나 자신이 원하는 것을 하게 됐을 때 끝없이 날아오르는 새처럼 무한히 성장하고 발전할 수 있다는 것을 리샤는 스스로의 삶을 통해 보여줍니다. 이제 손님이 찾아와 주문을 하면 그것은 어떤 좋은 일 버금가는 신나는 시간이 됩니다. 연습해 놓았던 요리를 해볼 수 있고 그러면서 요리 실력도 늘고 자신과 가족에게 필요한 돈도 벌 수 있으니까요. 요리는 리샤에겐 새로운 세상을 여는 황금 열쇠와도 같습니다. 다가올 새로운 세상을 위해 리샤는 공부를 멈추지 않습니다. 이젠 학교에 가지 않아도 인터넷을 통해 뭐든지 배울 수 있습니다. 리샤는 인터넷을 통해 더 많은 것을 배우고 실력을 키워서 오래전부터의 꿈을 이루려고 합니다. मेरा सपना अभी तक तो मैं बाउंसर में ही हूँ। जब मेरी थोड़ी एज हो जाएगी तो मैं कुक का ही काम कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि उस टाइम मैं किसी की सेफ्टी नहीं कर पाऊँगी ना। मेरा ऐसा सपना शेफ का ही है फाइनली। हाँ, किसी अच्छे 5 स्टार में। बाहर जाने का, आउट ऑफ कंट्री जाने का बहुत मन है मेरा, इंडिया से बाहर। जापान हो गया या फिर यूरोप हो गया। 카페 문을 닫고 리샤는 다시 출근합니다. 11년째 자신과 가족을 먹고 살게 해준 바운서, 즉 경호원 일을 하러 가는 것이죠. 바운서 일은 저녁 8시에 시작해서 밤 1시 반쯤 끝납니다. 아침마다 대가족의 식사를 챙기고 동생 가족을 돌보고 운동을 하고 카페도 운영해야 하는 리샤는 늘 잠이 부족합니다. 하지만 부족한 잠이 대수겠습니까? 리샤에겐 졸릴 때마다 불끈불끈 힘을 나게 해주는 것들이 있습니다. 그것은 새로운 꿈과 희망입니다. क्योंकि पहले एक सोने का पिंजरा बना दिया था, उसके अंदर जैसे पंछी को जो कैद करते थे, वो लड़कियों का, हम लोगों की लाइफ थी। कहीं जा नहीं सकते, किसी से मिल नहीं सकते, या किसी से खुल के बात नहीं कर सकते, किसी को अपना नहीं बोल सकते। और आज हम कहीं भी जाते हैं, किसी से ही मिलते हैं, कोई डर नहीं, कोई संकोच नहीं। हाँ, मुझे लगता है आने वाला फ्यूचर मेरा बेटर होगा, अब से भी बेटर होगा। 수천 년을 이어온 굴레를 벗고 새롭게 도전하는 6억 5천만 명의 인도 여성들. 세상은 이들로 인해 바뀔 것입니다. 수신료의 가치를 실현합니다. 여러분의 KBS